दोस्तों, करवा चौथ का व्रत था। ऐसे में सभी महिलाएं अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, सजने संवारने के लिए लाखों उपाय कर रही थी। एक लड़के के पास लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि दोस्तों वो लड़का बहुत अच्छा मेहंदी लगाया करता था। अब बहुत सारी औरतों की वहां पर लाइन लगी हुई थी। वो लड़का सभी के हाथ और पैरों में मेहंदी लगा रहा था। दोस्तों, तभी वहां पर इत्तेफाक से एक महिला पहुंच जाती है, और वो महिला कोई और नहीं होती है बल्कि उसी लड़के का तलाकशुदा बीवी होती है, जिससे कि 4 साल पहले तलाक हो चुका था उस महिला का। दोस्तों, जब वो महिला देखती है अपने पति को मेहंदी लगाते हुए दूसरे औरतों के हाथों में, तो वो महिला जल भुन जाती है। दोस्तों, आखिर उस महिला को इतनी जलन क्यों हो रही थी? क्योंकि उसका तो तलाक 4 साल पहले ही हो चुका था उसके पति से, और वो महिला भी वहां पर मेहंदी लगाने के लिए ही आई थी। दोस्तों, आखिर वो महिला किसके लिए व्रत रखी थी और किसके नाम का मेहंदी लगाने के लिए आई थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी बहुत ही रोचक है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी की। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही एक सोहन नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों, जो सोहन था वो एक सैलून में काम किया करता था, और वो एक ऐसा सैलून था जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों का हेयर कट होता था। दोस्तों, उस सैलून में तो बहुत सारे स्टाफ थे, लेकिन जो सोहन था वो बहुत ही अच्छा हेयर कट किया करता था, और यही वजह थी कि उस शहर के जितने भी लड़कियां और औरतें थी उसी सैलून में आती थी और सोहन से ही सभी हेयर कट करवाया करती थी। दोस्तों, वो सैलून का बहुत नाम था। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त गुजरता है। सोहन की वजह से वो सैलून बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। दोस्तों, सोहन के ही सैलून में एक पूनम नाम की लड़की हमेशा आती थी अपना हेयर कट करवाने के लिए। दोस्तों, जो पूनम थी वो जॉब किया करती थी और दिल्ली में ही अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सोहन की उससे अच्छी खासी दोस्ती भी थी। दोस्तों, अब इसी तरह से एक दिन फिर से पूनम आती है हेयर कट करवाने के लिए। दोस्तों, अब जो सोहन था उसे बैठाता है चेयर पर और कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हारा हेयर कट करने का। दोस्तों, अब जो पूनम थी एकदम से दंग रह जाती है। अब वो कहती है कि क्यों, मैं तुम्हें पैसे नहीं देती हूँ क्या? दोस्तों, तभी सोहन कहता है कि नहीं, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे जुल्फों से खेलूं। दोस्तों, इतना तो सोहन कह देता है, लेकिन अब वो डरने लगता है कि पता नहीं पूनम क्या कहेगी। दोस्तों, जो सोहन था वो आईने में पूनम का शकल भी देख रहा था। दोस्तों, जो पूनम थी अब काफी गुस्से में लग रही थी, लेकिन दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद अब जो पूनम थी वो मुस्कुरा देती है। तब जाकर सोहन के जान में जान आता है। अब जाकर पूनम कहती है कि अच्छा, तो ये बात है, मतलब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आती है हेयर कट करवाने के लिए, सभी के जुल्फों के साथ तुम्हें खेलने का मन करता है। दोस्तों, तभी सोहन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन तुम्हारे साथ ही ऐसा करता है कि मैं तुम्हारे जुल्फों के साथ खेलूं। दोस्तों, अब उसी दिन से पूनम सोहन का इशारा समझ जाती है कि सोहन के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। अब जब भी पूनम का हेयर कट करना होता वो वहीं पर आती और सोहन से ही वो हेयर कट करवाया करती। दोस्तों, इस तरह से अब धीरे धीरे जो सोहन था वो पूनम से बातचीत करने लगता है मैसेज के जरिए। अब रोजाना रात को सोहन पूनम से बात करता मैसेज के जरिए, उससे घंटों घंटों इसी तरह से चैटिंग किया करता। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके उन दोनों की फोन पर भी बातें शुरू हो जाती है। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, पूनम और सोहन एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। अब जब भी उन दोनों का छुट्टी होता, हफ्ते में एक दिन, वो दोनों एक दूसरे से मिलते, मुलाकात करते और घंटों घंटों वक्त गुजारा करते। दोस्तों, अब इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। उन दोनों का जो प्यार होता है ऐसा परवान चढ़ता है कि दोनों कसम खा लेते हैं कि अब आगे की जिंदगी दोनों साथ में ही गुजारेंगे। दोस्तों, इस तरह से लगभग 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। उसके बाद जो सोहन होता है पूनम से शादी कर लेता है। अब जब शादी हो जाती है तो पूनम सोहन के घर आ जाती है और सोहन के ही साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।
दोस्तों अब शादी के जैसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। अब जो पूनम थी उसको सोहन का काम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दोस्तों पूनम नहीं चाहती थी कि उसके पति के इर्द गिर्द कोई भी महिला या फिर कोई भी लेडीज घूमे या फिर उसके करीब आए। अब एक दिन पूनम सोहन से कहती है कि सोहन तुम यह काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम करो, मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों सोहन कहता है कि क्यों, इस काम में क्या खराबी है और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम आता भी नहीं है। मैं ऐसा क्या काम करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता है और इस काम में दिक्कत क्या है। दोस्तों तब जाकर पूनम कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम औरतों के साथ रहो, सारा दिन औरतों के साथ गुजारो, बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह काम छोड़ दो। दोस्तों सोहन कहता है कि तुम भी जॉब करती हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि तुम जॉब छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ना ही कोई सवाल जवाब किया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। दोस्तों पूनम कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हूँ, डाटा कलेक्शन का जितना भी डाटा एंट्री होता है वो सारा काम मैं करती हूँ, उसमें खराबी क्या है, और तुम जो काम करते हो वो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो काम है उसमें सारा दिन औरतें ही आती रहती है, जवान जवान लड़कियां आती है, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारा दिन लड़कियों के बीच गुजरे। दोस्तों अब जो सोहन था वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बैठा कर खिलाओ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता है। दोस्तों अब जो पूनम थी वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बैठा कर खिलाने को तैयार हूँ, लेकिन यह काम अब तुम हरगिज नहीं करोगे। दोस्तों अब उसी दिन से सोहन सैलून में जाना छोड़ देता है और घर पर ही बैठ जाता है। दोस्तों अब इस तरह से धीरे धीरे लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। पूनम अपने ड्यूटी पर चली जाती, इधर सोहन सारा दिन अपने घर पर ही बैठा रहता। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही 1 महीने का वक्त गुजरता है, सोहन के जितने भी कस्टमर थे वो लोग जाते थे सैलून में, जब वो देखती थी महिलाएं कि सोहन वहां पर नहीं है तो वो लोग परेशान हो जाया करती थी और सभी पूछती थी कि सोहन कहाँ है, हमें सोहन से ही हेयर कट करवाना है। दोस्तों जो उस सैलून के स्टाफ थे वो कहते कि सोहन अब काम छोड़ दिया है, वो अब नहीं आएगा। दोस्तों सभी महिलाओं के पास सोहन का नंबर था। अब धीरे धीरे करके महिलाएं सोहन को फोन करने लगी और सोहन से कहने लगी कि सोहन तुम कहाँ हो और सैलून में क्यों नहीं आते हो, तुम्हें पता है ना कि हम किस तरह का हेयर स्टाइल करते हैं और हमारा हेयर कैसा काटना है, तुम अच्छे से जानते हो, तुम्हारा जो हाथ का कटिंग है वही मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज तुम सैलून में आ जाओ। दोस्तों अब जो सोहन था वो समझाता और कहता है कि नहीं, अब मैं काम छोड़ दिया हूँ, मेरी बीवी को प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं ये काम अब नहीं कर सकता। दोस्तों तभी बहुत सारी महिलाएं भी कहती है कि तुम दिल्ली में रहकर इस तरह की लड़की से क्यों शादी कर लिए जिसको तुम्हारा काम ही पसंद नहीं है, आखिर आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इस तरह से तरह तरह की महिलाएं तरह तरह की बातें सोहन को सुनाती हैं। दोस्तों तभी महिलाएं कहती है कि ठीक है सोहन, अगर तुम सैलून में नहीं आ सकते तो तुम मेरे घर पर आकर मेरा बाल बना दो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे पार्टी वगैरह में जाना होता है, अपनी मीटिंग के लिए जाना होता है, और हेयर स्टाइल तुम अच्छे से करते हो। दोस्तों अब जो सोहन था वो भी क्या कर सकता था, बना बनाया कस्टमर था। अब सोहन कहता है कि ठीक है, घर का एड्रेस दीजिए, मैं आप सबके घर पर ही आकर हेयर कट कर दूंगा। दोस्तों जो सोहन था, जब उसकी बीवी चली जाती ड्यूटी पर, उसके बाद वो अपने घर से निकलता सारा सामान लेकर और महिलाओं के घर जाकर वो हेयर कट कर दिया करता। लेकिन दोस्तों जो सोहन था वो सभी महिलाओं को कहता है कि आप यह बात किसी से भी मत कहिएगा, अगर मेरी बीवी को पता चला तो फिर बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। अब जो सभी महिलाएं थी वो कहती है कि ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, तुम हमारा काम कर दो, उसके बदले पैसे देंगे, और तुम्हारी बीवी को बताने की जरूरत नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों इसी तरह से सोहन का भी काम अब चल रहा था धीरे धीरे। दोस्तों इसी तरह से लगभग 3 महीने का वक्त और गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों किसी तरह पूनम को एक दिन पता चल ही जाता है, क्योंकि दोस्तों सोहन जब भी जाता हेयर कट करने के लिए तो कुछ न कुछ बाल उसके कपड़े में आ ही जाया करते थे, और धीरे धीरे करके पूनम को पता चल जाता है। दोस्तों एक दिन की बात है कि पूनम कहती है कि आखिर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए।
दोस्तों तब जाकर सोहन कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। दोस्तों उसके बाद पूनम कहती है कि ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि जब मैं ड्यूटी पर जाती हूँ तो तुम क्या करते हो। आखिर तुम्हारे कपड़ों में इतने बाल कहाँ से आते हैं, बताओ। दोस्तों उसके बाद सोहन कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद कुछ कस्टमर कॉल करती है हेयर कट करने के लिए, तो मैं उनके घर में जाकर हेयर कट कर दिया करता हूँ, इसमें बुराई ही क्या है। दोस्तों अब पूनम बहुत झगड़ा करती है अपने पति से और कहती है कि बात तो ये है कि तुम्हें औरतों के बीच रहना अच्छा लगता है, तुम्हें औरतों के साथ ही रहना है तो फिर मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे उन दोनों में काफी बातें बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई हो जाता है। अब गुस्से में जो पूनम थी अपना सामान बांधती है और सीधे अपने माँ बाप के घर चली जाती है। वहां जाने के बाद कुछ महीने रहती है, उसके बाद जो पूनम थी वो कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जाकर तलाक के लिए अपील कर देती है और जो पेपर आता है वो भेजा देती है सोहन के घर में। दोस्तों जब सोहन तलाक का पेपर देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है और सोहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी छोटी बात के लिए वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। लेकिन दोस्तों सोहन को ऐसा लगता है कि अगर पूनम की खुशी इसी में है, वो मुझसे तलाक लेकर ही खुश रहना चाहती है, तो ठीक है मैं तलाक दे देता हूँ। इतना सोचकर वो तलाक के पेपर में साइन कर देता है और फिर वह पेपर वो भिजवा देता है। दोस्तों उसके बाद जो पूनम थी अपनी जिंदगी में अकेले ही रहने लगती है। शादी के 2 साल के बाद पूनम अपने पति से तलाक ली थी। उसके बाद दोनों की जिंदगी अलग हो जाती है, दोनों अपने अपने तरीके से जीने लगते हैं। दोस्तों अब जो सोहन था तलाक के बाद फिर से जाता है उसी सैलून में काम करने के लिए, लेकिन दोस्तों वहां पर अब सोहन का मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहां पर पूनम की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। अब आए दिन उसको पूनम की याद आती थी वहां पर। दोस्तों अब इस तरह से जो सोहन था सैलून का काम दोबारा छोड़ देता है और घर पर ही बैठ जाता है। दोस्तों घर पर बैठने के बाद अब मोबाइल में ही वो यूट्यूब ऑन करके मेहंदी का डिजाइन सीखना शुरू कर देता है। दोस्तों अब YouTube में ही अच्छे अच्छे मेहंदी के डिजाइन देखना शुरू कर देता है, किस तरह से फिनिशिंग लगाया जाता है। पूरा कोर्स वो YouTube के जरिए ही सीखता है। लगभग 6 महीने लगते हैं सोहन को मेहंदी का पूरा कोर्स करने में, वो घर बैठे ही YouTube के जरिए कर लेता है। दोस्तों जब सोहन मेहंदी का कोर्स पूरा कर लेता है तो अपने आजू बाजू की 2 लड़कियों को भी वो लगाता है। जब वो मेहंदी लगाता है तो सभी तारीफ ही करने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मेहंदी लगाता है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है। अब आजू बाजू की ही औरतें सलाह देती है कि तुम मेहंदी का ही काम क्यों नहीं शुरू कर देते। दोस्तों अब जो सोहन था उसे भी ऐसा लगने लगता है कि मुझे अब यह काम करना चाहिए क्योंकि इनकम का भी कोई सोर्स तो होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब इस तरह से सोहन दिल्ली के करोल बाग मार्केट में ही मेहंदी का काम शुरू कर देता है। वो मार्केट में बैठता, बहुत सारी लड़कियां औरतें आती सोहन के पास मेहंदी लगाने के लिए। दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे करके सोहन एक फेमस मेहंदी वाला बन जाता है क्योंकि जो सोहन के हाथ का फिनिशिंग था और डिजाइन था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कम समय में वो मेहंदी लगा दिया करता था। दोस्तों धीरे धीरे करके सोहन का बहुत नाम बन जाता है। उसकी बातें दूर दूर तक फैल जाती है कि करोल बाग मार्केट में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाता है, फिनिशिंग भी अच्छी है और बहुत जल्दी लगा देता है। दोस्तों इस तरह से सोहन के बहुत सारे कस्टमर बन जाते। वो रोजाना का लगभग 2000 से 2500 रुपया कमा लिया करता। दोस्तों इसी तरह से लगभग धीरे धीरे 4 साल का वक्त गुजर जाता है। अब इसी बीच करवा चौथ का व्रत आ जाता है। दोस्तों करवा चौथ के व्रत में बहुत सारी औरतें अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, सजने संवरने के लिए हजारों तरह की तरकीबें अपनाती है। बहुत सारा मेकअप वगैरह करती है, मेहंदी वगैरह लगवाती है। दोस्तों तभी करोल बाग मार्केट में सोहन बैठा हुआ था औरतों को मेहंदी लगाने के लिए। सोहन के पास औरतों की भीड़ लगी हुई थी, सभी लाइन बाय लाइन सोहन से मेहंदी लगा रही थी, हाथ पैर दोनों में। दोस्तों अब उसी दिन जो पूनम थी उसकी एक फ्रेंड कहती है पूनम से कि यार मैंने सुना है करोल बाग मार्केट में एक लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया करता है, चल जाते हैं वहीं पर मेहंदी लगाते हैं। दोस्तों अब जो पूनम थी वो भी व्रत रखी हुई थी, वो भी कहती है कि ठीक चल मैं भी लगा लूंगी मेहंदी।
दोस्तों उसके बाद पूनम अपनी दोस्त के साथ निकलती है जहांगीरपुरी से करोल बाग मार्केट के लिए। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पूनम इत्तेफाक से अपने तलाकशुदा पति सोहन के पास ही पहुंच जाती है। दोस्तों जब पूनम सोहन को देखती है तो एकदम से दंग रह जाती है। पूनम के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों जब सोहन देखता है पूनम को तो वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त जो सोहन था एक औरत उसके पास बैठी हुई थी। उस औरत के हाथों में सोहन मेहंदी लगा चुका था और उस औरत के पैरों में वो मेहंदी लगा रहा था। दोस्तों वो जो औरत थी जो मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी वो अपना सारे घुटनों तक उठा कर रखी थी और सोहन उसके पैर में घुटनों से लेकर नीचे तक मेहंदी लगा रहा था। दोस्तों जब पूनम उस औरत को घूरने लगती है तो सोहन एकदम से घबरा जाता है। हालांकि दोस्तों उन दोनों का तलाक हो चुका था, फिर भी सोहन एकदम से घबरा जाता है और उस महिला से कहता है कि देखिए आप अपना साड़ी थोड़ा नीचे कर लीजिए, मैं लगा दूंगा अच्छे से। दोस्तों तभी वो महिला कहती है कि क्यों, अगर मेरे पेटीकोट में मेहंदी लग गया तो क्या आप धो देंगे जो आप इस तरह से कह रहे हैं। दोस्तों जो सोहन था वो कहता है कि नहीं मैं अच्छे से ही लगा दूंगा, आप थोड़ा नीचे कर लीजिए। लेकिन दोस्तों वो जो महिला थी वो नहीं मानती है और सोहन का ही मजाक बनाने लगती है। दोस्तों अब जो सोहन था मन ही मन बहुत घबरा रहा था और यही सोच रहा था कि पता नहीं पूनम क्या सोचेगी उसके बारे में। लेकिन दोस्तों पूनम वहां पर सोहन को नहीं टोकती है। दोस्तों वहां पर और भी बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी और सभी आपस में तरह तरह की बातें कर रही थी। दोस्तों उसी में से एक औरत कहती है कि क्या करें, ये व्रत ही ऐसा है कि पति के लिए तो रखना ही पड़ता है। मेरा जो पति है वो बहुत शराब पीता है, मुझे मारता पीटता है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए व्रत रखी हूँ और उन्हीं के लिए उनके नाम का मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। दोस्तों उसी में और भी दूसरी औरतें थी, वो भी बोलती है अपने बारे में कि ऐसा ऐसा है, पति के लिए अगर व्रत नहीं रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे, पति जैसा भी है पति है, उनके लिए तो ये सब करना ही पड़ता है। दोस्तों पूनम सभी औरतों की बातें वहीं पर सुन रही थी। अब जैसे ही उस महिला के पैर में सोहन मेहंदी लगाता है उसके बाद सोहन कहता है पूनम से कि मैडम आप आ जाइए, आपका नंबर आ गया है। दोस्तों तभी वहां पर बहुत सारी जो औरतें बैठी थी वो सब कहती है कि इनका नंबर कैसे आ गया, हम सब पहले से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। दोस्तों उसके बाद सोहन कहता है कि नहीं इनका नंबर पहले ही लग चुका था, ये कल ही मुझे फोन की थी और कही थी कि मेरा नंबर लगा दीजिएगा, तो इनका नंबर आ गया है। लेकिन दोस्तों वहां की जो महिलाएं थी वो नहीं मानती है, कहती है कि नहीं हम पहले से ही यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं, पहले हमारा कीजिए। दोस्तों अब जो पूनम थी वो कहती है कि नहीं पहले इन लोगों को लगा दो, मैं यहाँ पर वेट कर लूंगी। दोस्तों उसके बाद सोहन सभी औरतों को वहां पर मेहंदी लगाता है, सभी औरतें चली जाती है, तब जाकर पूनम का नंबर आता है। दोस्तों उसके बाद पूनम बैठती है सोहन के पास और अपना हाथ आगे बढ़ाती है मेहंदी लगाने के लिए। सोहन पूनम का हाथ पकड़ता है और मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी सोहन की आंखों से आंसू टपक जाता है और पूनम के हथेली पे आंसू का बूंद गिर जाता है। दोस्तों वह आंसू का बूंद देखकर अब पूनम भी इमोशनल हो जाती है, लेकिन पूनम कहती है कि तुम्हारी आदतें अभी भी नहीं बदली, अभी भी तुम औरतों के बीच ही रहते हो, औरतों का काम करना क्या तुम्हें इतना अच्छा लगता है। दोस्तों अब जो सोहन था वो कहता है कि तुम अब ये सब क्यों पूछ रही हो, अब तुम्हें यह सब पूछने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि अब हमारा तलाक हो गया है, तलाक के बाद तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तुम्हें यह सब पूछने का अब कोई भी हक नहीं बनता है। उसके बाद सोहन कहता है कि और बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, जिसके लिए व्रत रखी हो, जिसके नाम का मेहंदी लगाने के लिए आई हो, वो कैसे हैं। दोस्तों पूनम कहती है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तुम अपना बताओ। दोस्तों सोहन कहता है कि बस मेरा भी ठीक ठाक ही चल रहा है। दोस्तों इस तरह से अब जो सोहन था पूनम के हाथों में मेहंदी लगा देता है, उसकी सहेली का भी मेहंदी लग चुका था। अब जो पूनम थी अपनी सहेली के साथ फिर से आ जाती है अपने घर, लेकिन पूनम अपनी सहेली को यह सारी बातें नहीं बताती है कि वही उसका तलाकशुदा पति है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है, शाम से रात होती है, रात के 8:30 बज जाते हैं। अब जो पूनम थी सजती संवरती है और चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ दूसरी सहेली के घर में, जिसका जो घर था वो बहुत ऊंचाई पे था, उसका छत बहुत ऊंचा था। उसी छत पर चली जाती है, लगभग वहां पर 6 से 7 महिलाएं थी, शायद और भी थी। दोस्तों इस तरह से पूनम सभी महिलाओं के साथ चांद के निकलने का इंतजार करने लगती है, सभी पूजा पाठ की तैयारियां भी करने
लगती है। दोस्तों अब जैसे ही चांद निकलता है, सभी अपना अपना पूजा का जो थाली था हाथ में लेती है और चांद को देखती है। चांद को देखने के बाद पूनम जैसे ही घूमती है, दोस्तों पूनम के पीछे सोहन खड़ा हुआ था। दोस्तों जब पूनम सोहन को देखती है तो उसी वक्त वो सोहन के गले से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद पूनम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे लिए ही व्रत रखी हूँ। दोस्तों उसके बाद सोहन कहता है कि जब मेहंदी लगाते वक्त थोड़ी देर के लिए तुम हटी थी, किसी दूसरे दुकान में पानी खरीदने के लिए गई थी, तभी जो तुम्हारी सहेली थी मैंने उससे पूछा कि आखिर उनकी शादी हो गई है क्या। जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा तो तुम्हारी सहेली बताई कि नहीं, उनकी शादी तो फिलहाल नहीं हुई है, उनकी शादी पहले हुई थी लेकिन उनका तलाक हो गया है और अपने तलाकशुदा पति के लिए ही वो व्रत रखी है। तब जाकर मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए व्रत रखी हो। दोस्तों जो पूनम थी अपने पति से बहुत सारी बातें करती है और कहती है कि सोहन मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ईगो में आकर तुमसे झगड़ा किया और तुमसे तलाक ले लिया। दोस्तों जो सोहन था वो कहता है कि छोड़ो अब वो सारी बातें, गलती उसमें मेरी भी कुछ थी, अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझे वो काम दोबारा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे चोरी छुपे वह काम किया तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर, तो गलती इसमें मेरी भी है। दोस्तों उसके बाद फिर से पूनम सोहन के गले लगती है, सोहन से ही अपना व्रत खुलवाती है और पूनम फिर से फैसला करती है कि वो सोहन के साथ ही आगे की जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों अब इस तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकलता है। जब अगला दिन निकलता है तो पूनम फिर से सोहन के साथ जाती है एक मंदिर में और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से शादी करते हैं और अपने आगे की जिंदगी की शुरुआत दोबारा करते हैं और हंसी खुशी जिंदगी दोनों गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।